का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे उस राहत भरी खबर की जो जम्मू कश्मीर के लिए कल रात को सामने आई। वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट करने के बाद दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी लौट आई है और साथ ही साथ बाजारों में रौनक भी लौट आई है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने जैसे ही वीकेंड पाबंदियां हटाई हैं, दुकानदारों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और साथ ही वीकेंड पाबंदियां हटाने के बाद बाजारों में रौनक लौटी नजर आ रही है। तो जिस तरह से दुकानदारों का, ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का लगातार यही गुहार थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वीकेंड लॉकडाउन को हटाया जाए ताकि जो नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है उससे उनको मुक्ति मिले। और साथ ही सबसे बड़ी बात इसमें उस तबके की थी जो सुबह से शाम तक काम करता है, फिर ही अपना और अपने घर वालों का पेट पाल पाता है। उनको सबसे ज्यादा दिक्कत इस दौरान झेलनी पड़ रही थी क्योंकि पहले फ्राइडे, सैटरडे, संडे का लगाया गया, फिर जब सैटरडे, संडे 2 दिन भी लगाया गया, इतना जो नुकसान दुकानदारों को हो रहा था उसके चलते बार बार गुहार लगाई जा रही थी दुकानदारों द्वारा कि वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना चाहिए और एसओपीज के साथ ही सबको चलना चाहिए। एहतियातन तौर पर प्रशासन भी कदम उठाए, लोग भी समझे और इसी तरह से कोविड की इस लड़ाई पर जीत हासिल हो। इसी के चलते एक ऑर्डर सामने आया। कोविड की नई रिस्ट्रिक्शंस जो बदलाव हुए उसमें सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया वीकेंड लॉकडाउन को हटाने के हवाले से, और जो नाइट कर्फ्यू है वो उस ऑर्डर में मेंशन किया गया था कि नाइट कर्फ्यू हर रोज लगेगा पर वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। और अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था कि खुलने का ऑर्डर सामने आएगा, पर स्कूल्स, कॉलेजेस, आईटीआई, पॉलिटेक्निक इन सभी को बंद रखने के आदेश जारी हुए और साथ ही इनको ऑनलाइन मोड से टीचिंग करने के लिए कहा गया। उसी के साथ कोचिंग सेंटर्स के हवाले से बात करें तो 50% कोचिंग सेंटर्स को खोलने की इजाजत दी गई विद 50% कैपेसिटी, पर उसमें भी लोग सवाल उठा रहे थे कि अगर कोचिंग सेंटर्स को खोलने की इजाजत दी जा सकती है तो स्कूल, कॉलेजेस, आईटीआई, पॉलिटेक्निक को क्यों नहीं। तो आम जनता का क्या रिएक्शन है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा कल जो ऑर्डर सामने आया, जो बदलाव उसमें देखने को मिले, चाहे हम वीकेंड लॉकडाउन की बात करें या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेकर जो फैसला लिया गया, आम जनता में किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सबसे पहले हमने खबर चलाई थी कि ये कहा था कि जल्द ही ये खबर आएगी कि वीकेंड रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाएगा और वहीं पर कल गाइडलाइन जारी होती है और उस खबर को लेकर जो है वो पूरी तरह से हमारी खबर पर जो है असर जो है वो पुष्टि जरूर हुई है। और जो ऑफिशियली सोर्सेज के मुताबिक हमें जानकारी मिली थी कि हो सकता है कि इसी सप्ताह के अंदर जो है रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाएगा, मगर कल जब गाइडलाइन जारी हुई और इसी तरह से इसी आदेश को जो है उस गाइडलाइन में भी पूरी तरह से सामने नजर आया है और इसमें यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो वीकेंड रिस्ट्रिक्शन का असमंजस बना रहता था वो अब पूरी तरह से हट गया है। हटने का कारण आपको बताना चाहेंगे कि लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े जो बढ़ रहे थे अब उसमें धीरे धीरे जो है वो गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है और उसी के चलते आपने देखा होगा कि 2 से 3 दिन पहले एक रिव्यू मीटिंग होती है जिसमें खुद जम्मू कश्मीर के माननीय और उपराज्यपाल वहां पर उपस्थित रहते हैं और पूरा रिव्यू रहते हैं। रिव्यू लेने के बाद जो है ये निर्णय लिया गया है और अब वीकेंड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है और इसके साथ साथ जो समय सीमा है उसको जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। रात्रि 9 बजे का कर्फ्यू जो है उसको इंपोज किया जाता था, अब 10 बजे कर दिया गया और सुबह 6 बजे तक जो है ये नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। हालांकि वीकेंड रिस्ट्रिक्शन जो है वो उसको हटा दिया गया है और इसके साथ साथ स्कूल्स को लेकर जो है आने वाले समय में जो है अच्छी खबर आ सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है अगली गाइडलाइन जो जारी होंगी उसको लेकर जम्मू कश्मीर को लेकर जो है जल्द स्कूल्स को लेकर जो है जो उनके परिवार के लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर होगी। लोगों में क्या रिएक्शन है? खैर, जो कुछ आया हमने रात को देखा ऑर्डर में, लोगों का क्या कहना है? क्या किसी तरह के सवाल उठाते ऑर्डर पे नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं? क्या कुछ रिएक्शंस उनके हैं? देखिए, आम जनता की अगर जिक्र करते हैं तो आम जनता कहने के जो मैस्क्रेड रहता था वो आम जनता के दिमाग से जो है वो पूरी तरह से हट चुका है और आम जनता कहने के सतर्क है और सतर्क के कारण ही आप देख सकते हैं कि इतने बड़े आंकड़ों में जो है अब वो गिरावट देखने को मिली है और लोग जो है जब भी घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनते हैं और लोगों का यही रिएक्शन है कि हालांकि जो एक मेस बना रहता था वो मेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हालांकि पूरा वो आम जनता के कहना है कि हम साथ देने के लिए सरकार के
साथ जो है वो प्रतिबद्ध हैं और सरकार के साथ रहेंगे और जो जो गाइडलाइन जारी की जाएंगी उसको हम पूरी तरह से फॉलो करते रहेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल ज्वाइन करने के लिए। अनिल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से बता रहे थे कि क्या कुछ आम जनता में रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ दुकानदार खुश हैं, वहां पर लोगों को यह भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेकर भी एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला आए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, जो बच्चों की पढ़ाई भी सफर हो रही है और बेसब्री से इंतजार है कि कब वो ऑर्डर सामने आए जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खोलने को लेकर भी बात कही जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे हदबंदी के फैसले से किस तरह से जाट बिरादरी नाराज है। क्यों नाराज है आपको बताएंगे, क्योंकि भाजपा नेता भी अब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट से खफा नजर आ रहे हैं। हदबंदी के फैसले से जाट बिरादरी नाराज है। मढ़, सुचेतगढ़, रामगढ़ में जाट समुदाय का दबदबा है और उसके बाद तीनों सीटों को जो आरक्षित कर दिया गया है उसको लेकर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर हर जगह से अलग अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ सियासी पार्टियां आग बबूला भी हुई हैं इसे देखकर। और जम्मू की हम जहां पे बात कर रहे हैं कि नाराजगी जम्मू में जो देखने को मिल रही है, जम्मू में जो अनुसूचित जाति की सीटें बढ़ाकर अब 4 कर दी गई हैं। पहले 3 सीटें थी, इनमें रायपुर, दोमाना, आरएसपुरा व खोड़ थी। अब आरएसपुरा को छोड़ दोनों सीटें आरक्षित हो गई हैं और अब हम इसके बाद रामबन की बात करेंगे, पर जम्मू की हम बात कर रहे हैं क्योंकि मढ़, सुचेतगढ़, रामगढ़ की अगर हम बात करें, क्यों जाट बिरादरी जो है इससे खफा नजर आ रही है, क्योंकि मढ़ और सुचेतगढ़ में पहले से ही जाट ज्यादा है, अब रामगढ़ में भी जाट ज्यादा है और तीनों सीटों को जो आरक्षित कर दिया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं जाट बिरादरी बहुत ज्यादा खफा नजर आ रही है। अब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पे हमने देखा कि सियासी दलों का क्या कुछ कहना था, आम जनता के अलग अलग तरह के रिएक्शन इसके बाद सामने आए, काफी ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिली, कई सियासी पार्टियां आग बबूला होती हुई भी नजर आई। और अब चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, सबसे पहले बताइएगा कि जाट बिरादरी की नाराजगी की वजह आखिर क्या है? देखिए प्रियंका, हमारी जो जाट नेता है उनसे बातचीत हुई तो उनकी बातचीत से साफ जाहिर होता है कि उनको लगता है कि डेलिबरेटली निगलेक्ट किया गया है, जानबूझकर के जाट बिरादरी को इलायदा किया गया है। वो तर्क संगत तरीके से यानी आर्गुमेंट देकर के बताते हैं। उनका कहना है कि हमारी ज्यादा डोमिनेशन हमारी जो थी मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, उससे ज्यादा डोमिनेशन हमारी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, बिश्नाह में भी डिसाइडिंग फैक्टर जाट बिरादरी ही थी। अब जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है रामगढ़, उसमें भी जाट बिरादरी का डोमिनेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गांधीनगर जो मेन जिसको कैंट कॉन्स्टिट्यूंसी कहते थे डिलिमिटेशन से पहले, उसमें भी डिसाइडिंग फैक्टर जाट बिरादरी हुआ करता था, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी बाइफ्रिकेट कर दिया गया है। यानी जाट नेताओं को लगता है कि उनको अब हाउस के अंदर रिप्रेजेंटेशन में नहीं मिलेगी और वो बताते हैं कि मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने आरक्षित कर दिया है, उसके बाद सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को उसके साथ जोड़ दिया है आरएसपुरा और उसको आरक्षित कर दिया है, और साथ ही साथ रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो नई बनी है उसको भी आरक्षित कर दिया है, बिश्नाह को भी आरक्षित कर दिया है। बिश्नाह में डिसाइडिंग फैक्टर थे और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का वही तर्क देते उसको डिवाइड कर दिया गया है ताकि जाट एक अपना रिप्रेजेंटेटिव ना खड़ा है। नाराजगी है और नाराजगी किस तरीके से व्यक्त करते हैं कि सुचेतगढ़ में भाजपा के लोगों ने ही अपनी नाराजगी व्यक्त की है। तो कहीं ना कहीं जाट समुदाय में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है और रोष का कारण यह है, हो सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन के अपने काम करने के दौरान जो ड्राफ्ट तैयार किया हो उसमें शायद स्किप कर गए हों, लेकिन जो डिमार्केशन हुई है कॉन्स्टिट्यूंसी की उसमें साफ जाहिर होता है कि जाट बिरादरी को नुकसान हुआ है और वो नुकसान को लेकर के नाराज भी है। बिल्कुल, ये तो जाट समुदाय की हमने बात की। ऑल ओवर अगर हम सिनेरियो देखिए, जब से परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई है, सियासी दलों का गुस्सा भी कहीं कहीं फूटा है, कई लोग अलग अलग तरह से आम जनता का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। तो क्या लगता है ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में इस रिपोर्ट को लेकर जो हलचल मची है उससे लेकर क्या कहेंगे?
देखिए प्रियंका 14 फेब को वैलेंटाइन डे है और 14 फेब को लास्ट डेट भी है। ये आपत्तियां, ऑब्जेक्शन, जो एसोसिएट्स मेंबर हैं वो अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि इसको बदला नहीं जा सकता है। अगर कमीशन को लगता है कि किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया जा सकता है और ये पब्लिक डोमेन में भी डाला गया। उसके साथ साथ जो एसोसिएट्स मेंबर है, 5 एसोसिएट्स मेंबर होते हैं, उसमें जो एमपीज होते हैं वो एसोसिएट्स मेंबर्स होते हैं। असनान मसूदी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अकबर लोन, जुगल किशोर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन सबको ये जो प्रतियां हैं, जो कॉपीज हैं, वो ड्राफ्ट की कॉपीज दे दी गई हैं और उसके बाद उनको कहा है कि 10 दिन तक ऑब्जेक्शन, 14 फेब तक आप ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। अब ऑब्जेक्शंस के बाद कमीशन क्या अपनी रिपोर्ट देता है, फाइनल रिपोर्ट, उस पर सबकी निगाह है। लेकिन जिसको नाराजगी लग रही है, जिसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ पक्षपात किया गया है, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है और हो सकता है कि कमीशन भी अपनी रिकमेंडेशन में जायज नाराजगियां हैं उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से विनोद जी बता रहे थे कि 14 तारीख का वक्त दिया गया है, अगर किसी को लग रहा है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो हो सकता है कि उनकी बात सुनकर इसमें फाइनल रिपोर्ट में चेंजेस लाई जाएं। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि इतनी नाराजगी देखने के बाद क्या कुछ बदलाव फाइनल रिपोर्ट में किया जाएगा। तो जहां पर परिसीमन की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए अब हम रुक करते हैं रामबन का, क्योंकि रामबन में कांग्रेस कमेटी ने किस तरह से इस पे आरोप लगाया है वो बताएंगे आपको, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक आधार पर ये परिसीमन रिपोर्ट को तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। अब परिसीमन की रिपोर्ट पर जिला कांग्रेस कमेटी रामबन ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं वो हम आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि उनका सबसे बड़ी बात जो उन्होंने इसमें कही है कि सांप्रदायिक आधार पर इस परिसीमन रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो रामबन से ये जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर कई सवाल उठाए हैं। उसी के चलते अब जहां पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है भाजपा पे, और उसी के चलते अब जहां पर एक तरफ सियासी दलों के हम रिएक्शंस आपको बता रहे हैं, आम जनता का भी इस पर बहुत कुछ कहना है। और अभी रामबन से खबर सामने आ रही है कि परिसीमन की रिपोर्ट पर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ आरोप लगाए हैं, आरोप आपको बताएंगे विस्तार से। हमारे साथ रामबन से हमारे संवाददाता नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा जिला कांग्रेस कमेटी का क्या कुछ कहना है, क्या आरोप वो लगाते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि कुछ चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की डिलिमिटेशन जो कमीशन क्योंकि हाल ही में ये चीज बताई गई है कि जो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज कहां पे किस एरिया को किस कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया गया है, तो इसी को लेकर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी रामबन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फारूक कटोच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और उस पर उन्होंने ये चीज साफ कर दी है कि कम्युनल बेसिस पे ये जो है डिलिमिटेशन हुई है, जहां क्योंकि आइडेंटिफाइड एरियाज को एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लिया गया है, एक पंचायत को, एक रेवेन्यू विलेज को, जहां रामबन के अंदर अगर उनका ये कहना था कि पहले हमारे पास 2.5 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, लेकिन अब खत्म करके सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज और गूल अरनास नाम के जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको खत्म कर दिया गया है। बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का कुछ हिस्सा रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला गया, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गूल को बानिहाल में शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज कही कि डिलिमिटेशन कमीशन का कोई भी फर्द यहाँ पे आया नहीं, कोई भी लोग यहाँ पे आए नहीं। अगर वो किश्तवाड़ में जाके यहाँ के लोगों ने जो है कुछ अपनी रिप्रेजेंटेशन वहां दी थी, लेकिन उन पर बिल्कुल भी अमल नहीं हुआ है। और कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने ये इल्जाम आयद किया है कि जो भी रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स के या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्हें ये काम सौंपा गया था और बीजेपी के वर्कर्स पूरा काम अंजाम दे रहे थे, जिस वजह से आज ये देख रहे हैं हम कि अगर 10 पंचायतें और 10 पंचायत पे जो सेंटर की, जिन्हें हम दिल कह सकते हैं एक पंचायत का, उन पंचायतों को दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ले जाया गया है। और ऐसे में इन्होंने ये चीज भी बताई कि हमारे पास 3 एमपीज हैं जम्मू कश्मीर के जो एनसी पार्टी से हैं, और उनका ये कहना है कि अगर उनकी बात सुनी नहीं गई है डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से तो उन्हें रिजाइन करना चाहिए। जहां तक डीडीसी काउंसिल रामबन की बात करें, उस पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का यह कहना है कि जनाब अगर उनकी बात नहीं मानी जाइए तो उन तमाम लोगों को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं और जमहूरी मुल्क में लोगों की राय लेना
काफी अहम रहता है। और अगर आप लोगों की राय को नहीं मानते हैं, लोगों की राय को बालाए ताक रखकर अपनी जाती मफाद के लिए काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं जाती दिलचस्पी देखी जा रही है। और इस जाती दिलचस्पी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के डीडीसी काउंसिल और यहाँ के सियासी रहनुमाओं से ये गुजारिश की है कि हम आपके पीछे चलेंगे, हम आपको क़यादत सौंपते हैं, लेकिन ये जो नाइंसाफी हुई है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर, जहां कुछ एरियाज को, आइडेंटिफाइड एरियाज को दूसरी और तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है जम किया गया है, तो उनका ये कहना है कि हम एक लड़ाई लड़ेंगे और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इस लड़ाई में जो है शामिल रहेंगे। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि कम्युनल बेसिस पे जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है और उसे कभी भी हम तस्लीम नहीं करेंगे। जी प्रियंका जी, शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि कांग्रेस कमेटी की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए हैं परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर। तो आपने देखा कि क्या कुछ रिएक्शंस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर सामने आ रहे हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं राजौरी का, क्योंकि सेना भर्ती की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का जो सब्र है, सब्र का पैमाना है, वो टूट चुका है। जिला राजौरी के अभ्यर्थियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है और भर्ती बोर्ड पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप उन पर लगाया गया है। तो लगातार बेहद ही डिसअपॉइंटिंग तस्वीरें जो सामने आती हैं, पढ़े लिखे युवा इस तरह से अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होते हैं, काफी ज्यादा निराशाजनक है। खैर, सबसे पहले उनकी जुबानी आपको सुना देते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। कि हमने 2019 में फॉर्म भरे थे आर्मी के लिए और 2021 में फरवरी में हमारी जो है रैली हुई थी और उसमें हम मेडिकल और रेस हमारी सब फिजिकल जो है हम फिट हैं। और उसके बाद जो है हमारे रिटर्न की डेट 6 बार दी गई और 6 बार कैंसिल की गई। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो है रिटर्न जो है वो जल्दी से जल्दी कंडक्ट किया जाए, सिर्फ 10 दिनों में। नहीं तो हम आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और नहीं तो हम 10 दिन के बाद जो है रोडों पे उतर जाएंगे। ये आर्मी में जाने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, ये को बॉर्डर बटालियन के नहीं है या BSF CISF के नहीं है। SSC का पेपर इन्होंने कंडक्ट करवाया, वहां पे कोरोना नहीं था। हमारे लिए हर बार कोरोना आ जाता है। तो आपने देखा उनका कहना है कि किस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भर्ती बोर्ड पर उन्होंने आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का सब्र जहां टूटा नजर आ रहा है, वहां पर उनका गुस्सा भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजौरी से जमशेद मलिक हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। जमशेद, बताइएगा कि अब विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, हमने दर्शकों को बताया, और क्या उनके आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं उनके द्वारा। बिल्कुल, आज यहाँ कुछ युवा जमा हुए थे चिल्ड्रन पार्क राजौरी में, जिन्होंने खामोश प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट का इनमें ये कहना था कि 2019 में सेना में भर्ती के लिए पोस्टें निकाली गई जब इन्होंने फॉर्म भरे, और 2021 फरवरी में इनका फिजिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद मेडिकल टेस्ट हुआ। उसमें ये क्लियर करके लगभग 4200 बच्चा है जम्मू कश्मीर का जिन्होंने इसमें अपना रिटर्न में और फिजिकल पास किया। उसके बाद इनको मार्च की डेट दी गई थी जिसमें रिटर्न एग्जाम इनका होना था 2021 की, और आज 2022 के 1 साल होने लगा। इनका रिटर्न टेस्ट जो आज तक नहीं लिया गया है, जिस कारण इन लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिससे आज इन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट में इन लोगों का ये कहना था कि आने वाले 10 दिनों तक इनको रिटर्न की डेट नहीं दी गई तो वो खामोश प्रोटेस्ट नहीं बल्कि सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि इनका ये कहना था कि एक तरफ लोग अपने माँ बाप ने इनके पैसे खर्च करके इनको पढ़ाया लिखाया और आज इनकी डेट भी जो है वो एवरेज होते जा रहे हैं, क्योंकि सेना में जो डेट इनकी तरफ से जो तय 17 से 21 साल, और ये कह रहे हैं कि इनमें से कई लड़के ऐसे हैं जो 22 साल के भी हो चुके हैं मगर उनका रिटर्न टेस्ट अभी तक नहीं हुआ, और उस रूल के मुताबिक एवरेज हो चुके हैं मगर रिटर्न टेस्ट इनका अभी तक नहीं लिया गया। और सुंजमा जम्मू के अंदर इन लोगों की तरफ से कहा गया कि इन्होंने जो अपने फिजिकल टेस्ट दिया था वो क्लियर किया था। आज 1 साल बीत चुका है मगर इनके रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ, जिसके चलते इन लोगों ने आज खामोश प्रोटेस्ट किया। प्रियंका, क्या कहना था इनका, अगर इनकी गुहार जल्द ना सुनी गई तो अगला कदम क्या होगा?
प्रियंका बिल्कुल, इन लोगों ने चेतावनी भी साथ में दी है कि इस बार खामोश प्रोटेस्ट किया है। अगर आने वाले 10 दिन तक इनकी मांग पूरी नहीं की, जल्द इनका रिटन टेस्ट नहीं लिया गया, क्योंकि इनकी तरफ से एक बात और कही है कि इस रिटन टेस्ट के लिए इनको कई बार तारीखें दी गई मगर रिटन टेस्ट इनका नहीं लिया गया, जिसके चलते ये लोग सड़कों पर उतरे। अब इनका ये कहना कि आने वाले 10 दिनों तक अगर इनका रिटन टेस्ट नहीं लिया गया तो ये खामोश प्रोटेस्ट नहीं बल्कि ये सड़कों पर उतरकर आप प्रोटेस्ट करेंगे। प्रियंका, शुक्रिया जमशेद ज्वाइन करने के लिए और ये हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये बताने के लिए विस्तार से कि इन युवाओं का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इनकी जो आवाज है वो हायर अथॉरिटीज तक पहुंचना बेहद जरूरी है। 1 साल से अपनी रिटर्न एग्जाम के लिए जो है ये इंतजार कर रहे हैं, जो जाहिर तौर पर बहुत जेन्युइन है, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है और उम्मीद यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इनकी बात सुने, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो जल्द ये उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे। उधर ब्लॉक मेरा साहिब की कोटली शाहदुल्ला पंचायत के सरपंच बद्रीनाथ शर्मा ने परिसीमन आयोग द्वारा सुचेतगढ़ तथा आरएसपुरा विधानसभा सीट को एक किए जाने का कड़ा विरोध किया है। आरएसपुरा में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने परिसीमन आयोग तथा केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए धमकी दी कि अगर सरकार ने जल्द अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरपंच बद्रीनाथ शर्मा ने कहा कि परिसीमन आयोग द्वारा सुचेतगढ़ तथा आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। उन्होंने भाजपा नेताओं को कहा कि अगर वह क्षेत्र की जनता के साथ हैं तो उन्हें अपने पदों से त्याग पत्र दे देना चाहिए। कुछ चुकाने वाली बातें सामने आई हैं, जो कि 2 की बदले 1 सीट की गई है और मैं समझता हूं, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरों को ये बताना चाहता हूं कि आपने आरएसपुरा लोगों के साथ नजरअंदाज किया, आरएसपुरा लोगों को, और आरएसपुरा लोगों को के साथ आपने भेदभाव किया, आरएसपुरा लोगों के साथ आपने धोखा किया। मैं आपके माध्यम से नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह से ये कहता हूं, लेकिन आपको आरएसपुरा के लोगों के 1% भी आपको कोई 1% भी आप उनके मददगार हैं तो आप तुरंत अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को और ये चेतावनी देता हूं कि जे आपने सीटें 1 के बदले 2 द्वारा नहीं की तो जहां पर भारी आंदोलन होगा आरएसपुरा में, उसका जो जिम्मेवार होगी भारतीय जनता पार्टी होगी। और मैं आपके माध्यम से मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी को यह कहना चाहता हूं कि शर्मा साहब आंखें खोलो, आप कुंभकर्ण की जो नींद सोए हुए हो, आंखें खोलो। देश को 2025 तक टीबी रोग से मुक्त करने के उद्देश्य को लेकर सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को भी टीबी रोग से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी कोतवाल ने कहा कि जम्मू को टीबी रोग से मुक्त करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें लोगों को इस घातक रोग से बचाव और इसके इलाज के प्रति जागरूक किया जा रहा है। देखिए, जहां तक टीबी का सवाल है, 2025 तक अगर हमने टीबी से अपने देश को मुक्त कराना है तो सीटीडी की तरफ से काफी सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए हुए हैं और उसमें एक प्रोग्राम हमारा टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का है। टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट एक टीबी की इन्फेक्शन और टीबी की बीमारी, ये 2 पहलू हैं टीबी के। टीबी की इन्फेक्शन हर इंसान जो टीबी से इन्फेक्टेड है, माने उसके अंदर टीबी का जरासीम है लेकिन वो बीमारी बन के अभी बाहर नहीं आई और आज नहीं तो कल आफ्टर एक्सपोजर टीबी के जरासीम के साल या 2 साल या 3 साल या 5 साल के बीच में कभी भी उसको टीबी हो सकता है। उस टीबी की बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए जो टीबी के इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, हम उनको ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो कल को टीबी के मरीज ना बने। उसके लिए हम लोगों को कुछ ग्रुप्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके उनका टेस्ट करके अगर वो टीबी का इन्फेक्शन दिखाते हैं तो हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। उसमें सबसे बड़ा एक जो जंक है वो है हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स, मतलब वो लोग जो उस टीबी के मरीज के संपर्क में रहते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि वो उसके साथ रहते हैं और कभी ना कभी वो एक्सपोज हुए होंगे और वो बैक्टीरिया उनके शरीर के अंदर चला गया होगा और आने वाले टाइम में, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों,
1 साल 2 साल या 3 साल के अंदर कभी ना कभी ये मरीज बन सकते हैं। नहरों की समय समय पर साफ सफाई न होने पर जम्मू से सटे ब्लॉक परिवार के किसानों ने सवाल उठाए हैं। इन लोगों ने कहा है कि अगर समय पर मुख्य नहर की साफ सफाई और छोटी नहरों की साफ सफाई हो जाए तो उनकी फसलों को पानी जरूरत पर मिल सकता है। मिश्रीवाला से पंडोरियां तक जाने वाली नहर की साफ सफाई को लेकर किसानों ने कहा कि नहर में पानी छोड़े जाने से ठीक 10 से 15 दिन पहले सिंचाई विभाग नहरों की सफाई शुरू करता है और जल्दबाजी में छोटी नहरों की सफाई नहीं हो पाती और इन लोगों के मुताबिक नहरों की साफ सफाई के लिए अभी उचित समय है, इसलिए वे सिंचाई विभाग से मांग करते हैं कि अभी से नहरों की साफ सफाई शुरू की जाए। शुक्रिया आपका गुलिस्तान न्यूज का कि मैं एक्स सरपंच गुरबचन सिंह, मैं आपके माध्यम से जे गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ। हम पंडोरिया गांव के रहने वाले हैं, किसान हैं। जो हमारा जो कैनाल रोड का मसला है, जब कैनाल रोड हर साल को बंद होती है, उसके साथ साथ जो छोटे छोटे सूए हैं, जो निकासी है, जे अभी तक इनको 15 दिन हो गया, 20 दिन इस नहर को बंद हुए, लेकिन अभी तक जो सूओं का काम, सफाई का काम शुरू नहीं किया। इससे क्या होता है, जब नहर खुलने को आती है 5 दिन पहले ही इस सूए को निकासी करता है, वो अच्छे तरीके से साफ नहीं होते। हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को माननीय महोदय गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि आज से ही सूओं की सफाई होनी चाहिए ताकि किसानों को अच्छे तरीके से पानी मिल सके। और दूसरा जो हमारा मसला है वो मसला है हांडे का। जो एग्रीकल्चर वालों हमें हांडे दिए, जैसे जैसे पंडोरिया में, पक्किया में, जुंगबड़ी में, गढ़ी में हांडे दिए हैं, कम से उनकी जो गिनती है वो कम से 30-35 ही है। हम चाहते हैं कि वो कैरोसिन से चलता है, लेकिन कैरोसिन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। हम ये गुजारिश करते हैं कि कैरोसिन सप्लाई, आज जो नहर बंद है, हमारी फसलें सूख जाएंगी। हम चाहते हैं कि जिनको हांडे दिए हैं उनको सब्सिडी पे हर साल 50 लीटर तेल दिया जाए ताकि हम अपनी सब्जी को इस टाइम पे हम उसको पानी लगा सके। जय हिंद, जय भारत। मैं जसवंत सिंह गांव पंडोरिया का रहने वाला हूं। ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये आज नहर बंद किए हुए तकरीबन 1 महीना होने वाला है। तो नहर बंद होने के बाद ये काम शुरू करते हैं जब 10-15 दिन रह जाते हैं। और इसके जो सूबे हैं आगे, जैसे 3C है, इसमें 4-5 गांव हैं जो इसमें पानी लगाते हैं खेतों में। तो इसमें जो सिल्ट है वगैरह है, ये अच्छी से नहीं निकाली जाती है ताकि ये पानी जो किसान है अच्छी तरह लगा सकें। और हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, इसका काम जो बाद में होता है वो जल्दी होना चाहिए ताकि ये पानी अच्छी तरह खेतों में लगाया जा सके। दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो हांडे दिए थे हमें जो सब्सिडी में, उसमें वो कैरोसिन ऑयल से चलते हैं। तकरीबन वो 25-30 हांडे हैं हमारे गांव में जो आज तक बंद पड़े हुए हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।